तो आज हम जैसा कि पहला चैप्टर करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेट्स। सही सुना आपने, SETS वाला सेट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे कि सेट्स होता क्या है और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस भी करेंगे आगे वाले वीडियोस में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं सेट्स की डिस्कवरी किसने की और सेट्स होता क्या है। तो सेट्स की डिस्कवरी एक मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटोर हुआ करते थे, उन्होंने की। जब वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे काम कर रहे थे तब उन्हें सेट्स के बारे में पता चला। अभी सेट्स है क्या, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी सेट्स की। उन्होंने ये बोला सेट्स जो होता है वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड होता है। अभी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पर्टिकुलर काइंड मतलब क्या, जैसे कि आप एक पैक ऑफ कार्ड्स ले लो, एक क्रिकेट टीम ले लो, ये सारे एक कलेक्शन ही तो हो गए एक पर्टिकुलर काइंड का। आपको समझ नहीं आया तो मैं एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। आप एप्स के बारे में तो जानते ही होंगे। एप्स जैसे कि मंकी, बबून, ओरांगुटान, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सारे एप्स होते हैं। इनको हम एप्स फैमिली में काउंट करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे को एक सेट बना के दो एप्स का, तो क्या आप बना पाओगे? तो आप कहोगे जी सर। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हो, मंकी, ओरांगुटान और बबून, ये तीनों यहाँ पे, और इन तीनों का क्या मैं एक सेट फॉर्म कर सकता हूं? तो आप कहोगे यस सर, मैं जरूर कर सकता हूं। क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जो है ना, भले ही अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो, भले ही अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, बबून अलग है, मंकी अलग है, चिंपैंजी अलग है, ओरांगुटान अलग है, लेकिन ये सारे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? एप्स, इनकी एक पर्टिकुलर काइंड है, एप्स फैमिली में आते हैं। तो इनका मैं एक सेट बना सकता हूं, अलग होने के बावजूद भी इनको मैं कलेक्ट कर सकता हूं। चलो सर एक और एग्जांपल बताओ बढ़िया वाला। अब जैसे कि मान लो कि मैं कैनाइंस की फैमिली लेता हूं। कैनाइंस तो आपको पता होगा, डॉग, वुल्फ, फॉक्स, जैकल, ये सारे कैनाइंस के अंदर आते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या मेरे को कैनाइन फैमिली का एक सेट बना के दे सकते हो, तो आप बोलोगे जरूर सर, बना के दे सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है डॉग हो गया, वुल्फ, जैकल, फॉक्स, इन सबका एक सेट बना हुआ है। तो इसका भी मैं एक सेट बना सकता हूं। क्यों बना सकता हूं? सारे अलग है, सारे एनिमल्स अलग है, अलग होने के बावजूद भी मैंने इनको एक साथ रखा क्योंकि इनका सबका एक कनेक्शन है। वो एक कनेक्शन हमें पकड़ना होता है। अगर सब ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक कॉमन कनेक्शन है ना, तो हम उनका सेट बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखो, ये सारे कैनाइन फैमिली के अंदर आते थे, तो इसलिए मैंने इनका सेट बना दिया। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं एप फैमिली के मंकी को उठा के कैनाइन फैमिली में रख दूं, जैसे कि आप यहां देखो, एप फैमिली के मंकी को उठा के मैंने यहाँ पे कैनाइन फैमिली में रख दिया है, तो क्या ये सेट फॉर्म होगा? तो आप कहोगे नहीं सर, ये है तो सारे अलग अलग, फिर सेट क्यों नहीं फॉर्म हुआ? सेट इसलिए फॉर्म नहीं हुआ क्योंकि इन सब के बीच में कोई कॉमन लिंक ही नहीं है। मंकी एप फैमिली का है और बाकी सारे जो भी हैं वो कैनाइन फैमिली के, तो क्या लिंक बना? कोई लिंक ही नहीं बना, तो इसलिए मैं इसको सेट नहीं बोलूंगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको आगे समझ। अब मैथमेटिक्स में सेट्स का क्या काम? मैथमेटिक्स में सेट्स होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूं नेचुरल नंबर का कलेक्शन बताओ मेरे को, प्राइम नंबर्स का कलेक्शन बताओ मेरे को, कॉम्पोजिट नंबर का बताओ, इंटीजर्स का बताओ, रैशनल नंबर का बताओ, इरेशनल नंबर का बताओ, रियल नंबर का बताओ, इन सब का कलेक्शन ही सेट्स होता है। जैसे कि मैथमेटिक्स में मैं आपको सेट्स के एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने आपसे बोला मेरे को 10 से नीचे वाले सारे ऑड नेचुरल नंबर्स बताओ और इसका सेट बनाओ। तो आप बोलोगे सर 10 से नीचे वाले सारे ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है, तो सबसे पहले 1, 3, 5, 7 और 9 ये सब मैं लिख दूंगा, तो ये मेरे क्या सेट नहीं बन जाएगा ऑड नेचुरल नंबर का? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरे को कि वेरियस ट्रायंगल का सेट्स बना के दिखाओ, वेरियस ट्रायंगल का सेट्स बना के दिखाओ, तो आप बोलोगे सर इसमें आइसोसेलेस आ सकता है, इसमें स्केलिन आ सकता है, इसमें इक्विलेटरल आ सकता है ना। तो ये सारे हो गए मैथमेटिक्स के अंदर सेट्स की डेफिनेशन। तो बच्चों अभी मैंने आपको जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे बताया ना, ये सारे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। वेल डिफाइंड क्यों? क्योंकि अगर मैं इस वेल डिफाइंड कलेक्शन में से एक ऑब्जेक्ट को निकाल दूं और देखूं, तो मैं बता पाऊंगा कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ना, ये उस कलेक्शन का है, कोई कनेक्शन है इस ऑब्जेक्ट का, इसलिए मैं उसको वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बोल सकता हूं। तो ना हमें यहाँ पे मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे सेट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें से कुछ मैं आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, q रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को, r रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ रियल नंबर्स को, पॉजिटिव z रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को, पॉजिटिव r रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स को, पॉजिटिव q रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। तो अब हमें सेट्स के कुछ लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है। सेट्स के कुछ लिमिटेशंस कैसे? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं मेरे को 5 मोस्ट फेमस मैथमेटिशियंस के बारे में बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पे यूलर एक मैथमेटिशियन है, आप बोलोगे यस सर मैथमेटिशियन है, उसको मैं रख सकता हूँ अलग से टॉप 5 के अंदर। पाइथागोरस को भी रख सकता हूं मैं, न्यूटन को भी रख सकता हूं, आर्किमिडीज को भी रख सकता हूं, मैं इन सबको रख सकता हूं।
तो क्या मैं अपने इंडियन मैथमेटिशियंस को नहीं दे सकता? भास्कराचार्य को, ब्रह्मगुप्त को, आर्यभट्ट को, रामानुजाचार्य को, इन सबको भी तो मैं रख सकता हूं ना। तो आप मेरे को बताओ कि क्राइटेरिया क्या होगा बेस्ट 5 को चूज करने का, जब हमें यही नहीं पता कि बेस्ट 5 को कैसे चूज करें। जैसे आपके लिए बेस्ट 5 कोई और हो सकता है, मेरे लिए बेस्ट 5 कोई और हो सकता है, के लिए किसी और के लिए बेस्ट 5 कोई और हो सकता है। तो जब हर बंदे के लिए वो चीज अलग अलग हो रही है तो उसको हम सेट्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे को ये बताओ टॉप 10 क्रिकेट बैट्समैन के बारे में बताओ। तो टॉप 10 क्रिकेट बैट्समैन जो होंगे, कोई भी, मेरे लिए कोई अलग होगा टॉप 10, आपके लिए कोई और होगा टॉप 10 में, और तीसरे बंदे के लिए कोई और होगा टॉप 10 में। तो जब ऐसी आ जाती है कंडीशन तो इसमें हम सेट्स फॉर्म नहीं कर सकते हैं। सेट्स स्टैंडर्ड होता है, पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है और ये चीज हर जगह सेम रहती है। तो हम अब सेट्स के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, ये सारे सिनोनिमस होना चाहिए। सिनोनिमस का मतलब क्या हुआ सर? सिनोनिमस का मतलब ये हुआ कि सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कैनाइन वाले एग्जांपल में, मंकी को लगा दिया था, तो वो सेट फॉर्म नहीं होगा वहां पे। और रूल नंबर 2 कि जो भी सेट का नेम होगा, सेट का जो भी नेम होगा आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कुछ भी लिख सकते हो आप। और रूल नंबर 3, जो सेट्स के अंदर के एलिमेंट्स होंगे उनको हम हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। स्मॉल लेटर ए, स्मॉल लेटर बी, स्मॉल लेटर एक्स, वाई, जेड, वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आप देख सकते हो यहां पे ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये तो हुई, आपने लेटर्स में लिख दिया इस चीज को, लेकिन मैथ्स की भाषा में कैसे लिखोगे? मैथ्स की भाषा में आपको ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए को आप लिख सकते हो ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब बिलोंग्स टू के लिए यहां पे नया सिंबल यूज करेंगे जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, बोलते हैं उसको एप्सिलॉन। ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब मेरे को बोलना है कि बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं इस एप्सिलॉन पे ना एक कट मार दूंगा यूं करके। तो अगर मैं एक एप्सिलॉन पे कट मार दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे हम सेट्स को दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म बोल सकते हो इसको। दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे या फिर टैबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म की तरफ। तो रोस्टर फॉर्म में कुछ नहीं होता, आपको सारे एलिमेंट्स को ब्रेसेस के अंदर या फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना होता है और सारे एलिमेंट्स को आपको एक कॉमा से सेपरेट करना होता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे। तो इसका अब एक रूल होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि एक सेट बनाओ जिसके अंदर आपको 7 से नीचे वाले सारे इवन नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। 7 से नीचे वाले सारे इवन नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखोगे? आप बोलेगे सर 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो आप ब्रेसेस के अंदर 2, 4, 6 लिख सकते हो। लेकिन इसको अगर मैं 4, 2, 6 लिखूं तो, या फिर इसको मैं ब्रैकेट में 6, 2, 4 लिखूं तो इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप किस ऑर्डर में चीजों को लिखते हो रोस्टर फॉर्म के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप बड़े को पहले लिखो, छोटे को पहले लिखो, उससे कुछ मतलब नहीं है हमें। तो बच्चों हमें यहां पे ना एक रूल पढ़ना है जो कि मस्ट तो नहीं है लेकिन हम जनरली फॉलो करते हैं उस चीज को। जैसे कि मान लो मैंने बोला स्कूल एक वर्ड है, इस वर्ड को फॉर्म करने के लिए जितने भी लेटर्स यूज किए हैं ना उनका एक सेट बनाओ। तो आप बोलोगे सर स्कूल का मतलब तो SCHOOL होना चाहिए, लेकिन जब हम इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कभी भी इसमें हम 2 बार ओ को नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि रोस्टर फॉर्म ये कहता है कि आप रिपीटेशन को इग्नोर करो, अवॉइड करो। अगर कोई वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार लिख दिया तो उसका मतलब अंडरस्टूड है, तो आपको बार बार वो चीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप ब्रेसेस के अंदर लिखोगे SCHOL, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं। और जैसे कि इससे पहले वाले रूल में मैंने आपको बताया था, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप O को पहले लिखो, S को बाद में लिखो, फिर H लिखो, फिर L लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल के अंदर P 2 बार आता है, तो आप जब उसको सेट के फॉर्म में लिखोगे, रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, तो आपको P को 2 बार ब्रैकेट के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है, आप P को एक बार लिख दो, अंडरस्टूड है चीजें। तो अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्म सेट बिल्डर की तरफ। सेट बिल्डर में कुछ नहीं होता, मतलब सेम ही, आपको सेट ही बनाना होता है जैसे कि हमने रोस्टर फॉर्म में भी किया था, बस लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। आपको लिखने का तरीका अगर आपने समझ लिया ना तो बाकी सब तो चैप्टर इजी है, बस लिखने के तरीके पे ध्यान दो। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप जैसा कि मेरे पीछे देख पा रहे हो, इस यहां पे हम ब्रेसेस यूज करते हैं। ब्रेसेस यूज करने के बाद हम यहाँ पे एक्स लिखते हैं। एक्स क्या है? एक्स कोई भी एक एलिमेंट है। इसके बाद हम कॉलन यूज करते हैं। कॉलन का मतलब होता है सच दैट। इसके बाद लिखते हैं कि x इज एन वोवल। x इज एन वोवल का मतलब क्या है कि x कोई एक एलिमेंट है जो कि एक वोवल है। वो a भी हो सकता है, e भी हो सकता है, i भी हो सकता है, o भी हो सकता है, u भी हो सकता है। तो ये जो मेरे पीछे लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये कर्ली ब्रैकेट्स है,
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि द सेट ऑफ ऑल, इसका मतलब द सेट ऑफ ऑल। तो अगर मैं इसको एक साथ पढ़ूंगा, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा। तो दोस्तों आज सेट्स की क्लास में इतनी ही। मैं आशा करता हूं कि जो भी आज मैंने सेट्स में आपको पढ़ाया आपको सब कुछ समझ आया होगा। ये बेस था आज पूरा, और कल से हम सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।